डिफरेंस क्या था, तो क्या था कि हमें स्त्रियों की स्थिति में उत्तर वैदिक काल में गिरावट दिखाई देती है कहीं ना कहीं, लेकिन दोनों ही ग्रामीण सभ्यता थी। अगर सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर करें तो आप कर भी चुके हो, जो हमने क्वेश्चन में आपको दिया था। तो हम यहाँ पर चर्चा करें तो क्या था, वैदिक कालीन सभ्यता पूरी ही ग्रामीण थी, है ना। इस ग्रामीण सभ्यता को हम वैदिक ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रामीण में क्या कहोगे कि यहाँ पे बहुत ही गाँवपना आ गया, ऐसे तो बोलेंगे नहीं, है ना। तो जो पॉइंट्स हमारे लिए लगेंगे कि भाई हमें इनमें डिफरेंस करना है कि भाई आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, है ना, सामाजिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो वैदिक काल में हमें कहीं ना कहीं पूरा ही कैसा दिखाई देता है, पशुपालन पर आधारित हमें सभ्यता दिखाई देती है, क्योंकि इनका जीवन कैसा था, स्थायी नहीं था, ये अस्थायी थे, है ना। एक जगह से दूसरी जगह जाके क्या किया करते थे, अब पशुओं को पालते थे। धीरे धीरे जब खेती करने स्टार्ट किया तो उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी हमें दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पर हम मुख्यतः अगर की पॉइंट देखें कि अगर हमें ओवरऑल इसमें क्या पढ़ना है, तो सामाजिक जीवन के साथ हम यहाँ पर धार्मिक जीवन पढ़ते हैं, क्योंकि हम ऋग्वैदिक काल, अगर हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं या हम यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद की बात कर रहे हैं, मतलब हमें धार्मिक स्थिति पर फोकस करना है। जैसे मैं बोलूं सिंधु घाटी की सभ्यता में किस चीज पर मेन फोकस करना है, तो हम समाज के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही नगर नियोजन की। अगर मैं बोलूं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, तो केवल और केवल नगर नियोजन। जब होता है ना कि मरो जियो वाली स्थिति है तो क्या पढ़ के जाए, तो मतलब इसका की पॉइंट क्या है, नगर नियोजन। तो पूरी सिंधु घाटी की सभ्यता नगर नियोजन पर चलती है। वैसे ही वैदिक काल आपका पूरा धार्मिक व्यवस्था पर चलता है, ठीक है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था भी देखते हैं, लेकिन बहुत इतना ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर हमें छोटे छोटे जनों की बात कर लेते हैं, सुदास वगैरह की बात कर लेते हैं, दशराग यज्ञ की बात कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आपका इनका आ चुका है। डिटेल मतलब क्या, हमें इनके फैक्ट्स अच्छे से याद होना चाहिए। अगर इनमें आपको 2 नंबर में भी पूछा गया है तो आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट्स याद हो तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर क्या होता है, वैदिक सभ्यता इतनी अपनी चरम सीमा पर होती है, ब्राह्मणवाद इतना चरम सीमा पर होता है कि ब्राह्मण अति कर देते हैं, है ना। पशु बलि हो रहा है ना, स्त्रियों की स्थिति बिल्कुल खराब दिखाई दे रही है, बाकी धर्मों को बिल्कुल कोई माना नहीं जा रहा है, यज्ञ, हवन, कर्मकांड, है ना, इस तरीके के पूरे आडंबरों का विकास हो रहा है। इसी के कारण क्या आता है, कई धर्मों का उदय हो जाता है इसका विरोध करने के लिए। कई धर्म आते हैं, लेकिन उन धर्मों में क्या होता है, 2 धर्म उभर के आते हैं। कौन से, जैन और बौद्ध धर्म, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे महावीर स्वामी जी के बारे में और हमारे गौतम बुद्ध के बारे में। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इनके सिद्धांत के बारे में देखना है, जीवन परिचय बहुत थोड़ा बहुत देखना है, बाकी हमें इनके सिद्धांतों पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। एक एक सिद्धांत आपको एज इट इज 2 नंबर में मिल जाएगा, 7 नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि हमारा जब ब्राह्मणवाद जो है वो चरम सीमा पर होता है, उस टाइम में क्या आता है, हमारा कई धर्मों का उदय होता है, उनमें से जैन और बौद्ध की चर्चा हम कर लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो क्या होगा, जो ब्राह्मण कर रहे थे आगे चलकर वही क्या करते हैं, जैन और बौद्ध भी करने लगते हैं। भाई इनने बोला मूर्ति पूजा का विरोध करना है, लेकिन ये भी मूर्ति पूजा करने लगे। हमने देखा है कि कैसे महायान और हीनयान में बट गए, कैसे श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। इनने कहा यज्ञ पूजा नहीं करना है, ये जैन और बौद्ध भी करने लगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे इनका पतन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहीं पर क्या होता है, जन का उदय। जन मतलब एक कबीला जो होता था, उनके सारे सदस्यों को जन बोलते थे, और उसका जो राजा होता था, तो मतलब यहाँ पर जन का उदय हुआ, जो आपका वैदिक काल था। आगे जाके आपका जनपद का उदय हुआ, और आगे जाके क्या होगा, महाजनपद बनेगा, और महाजनपदों से साम्राज्य का उदय हो जाएगा। तो अब क्या होता है, जैन और बौद्ध के टाइम पे यहाँ पर महाजनपद का उदय होता है, और एक क्या आता है आपका, अब 16 महाजनपद है, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। मैंने आपको बताया कौन से भारत के बाहर है ना, कौन से आपके भारत में है, कौन से दक्षिण भारत का है, ठीक है, और कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण में बात करें तो मगध आपका साम्राज्य आएगा, और मगध साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो है किसका शासन होता है, हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश आएगा। उसके बाद शिशुनाग वंश आएगा, उसके बाद आपका नंद वंश आता है। नंद वंश से आपकी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि नंद वंश का शासक होता है घनानंद, और घनानंद चाणक्य का कर देता है अपमान, ठीक है। अभी तक यहाँ पर महाजनपद की स्टोरी चल रही है, साम्राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, ठीक है। तो क्या होता है, महाजनपद आपका जो घनानंद है वो क्या करता है, चाणक्य का अपमान कर देता है। और चाणक्य कौन होता है, इसका पुरोहित। तो चाणक्य बोलता है कि मैं अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा, और वो क्या करता है, वो तो क्या है,
पंडित आदमी है तो वो तो लड़ाई कर नहीं सकता, वो तो साम्राज्य जीत नहीं सकता। तो वो जाते हुए वो एक बालक को देखता है जो 7-8 साल का होता है, वो नील कमलम नामक एक गेम खेल रहा होता है और उससे क्या होता है कि वो एक भी बार वो हारता नहीं है। तो चाणक्य वहीं से दूरदृष्टि से समझ जाते हैं कि भाई ये लड़का मेरे बहुत काम का है। वो उसको ले जाते हैं, उसकी बढ़िया शिक्षा दीक्षा करवाते हैं और आक्रमण करवाते हैं नंद वंश पर। कुछ समय के पश्चात पहले आक्रमण में चंद्रगुप्त मौर्य, जो वो बालक था उसका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग को स्टोरी पता है क्यों नाम रखा गया चंद्रा बेल का, अपन ने सारी चर्चा उस पर कर ली थी, ठीक है। उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सबसे पहले नंद वंश पर आक्रमण करते हैं, लेकिन घनानंद से पराजित हो जाते हैं, क्योंकि घनानंद एक बहुत शक्तिशाली शासक था, ठीक है। किसने स्थापना की, महापद्मानंद ने की, क्या था इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं, अभी नॉर्मल स्टोरी पढ़ रहे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि दूसरी बार जब वो आक्रमण करते हैं नंद वंश पे, तो किसका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य का। अब यहाँ से महाजनपद साम्राज्य में परिवर्तन होने लगता है। साम्राज्य तो पहले ही बन गए थे, लेकिन एक केंद्रीकृत साम्राज्य की बात करें जिसने सबको समेट के रख लिया, उत्तर से दक्षिण भारत, पूर्व पश्चिम संपूर्ण क्षेत्र को कवर कर लिया, वो था हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत अच्छे से पढ़ना है, जितनी स्टोरी बताई उसमें से सबसे अच्छे से पढ़ना है आपको मौर्य साम्राज्य, जिसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, इसकी की पॉइंट्स देखें तो हमें जो है वो हमारा प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। फिर मौर्य साम्राज्य में आप देखोगे कौन आएगा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, बिंदुसार की बिंबिसार, बिंबिसार कौन था, ठीक। तो क्या होगा आपका बिंदुसार शासन करता है। उसके बाद आप अशोक के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, प्रीलिम्स में भी पढ़ के आए हो, मेंस में भी पढ़ के आओ, प्रीलिम्स वाले फैक्ट भी आएंगे यहाँ पे 2 नंबर में, और आपका मेंस का तो पूरा आना है, ठीक है। फिर क्या होगा, मौर्य साम्राज्य के बाद क्या होता है, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद मौर्य उत्तरकाल आता है। मौर्य उत्तरकाल पूरा ब्राह्मणवादी था, ठीक, जिसमें हम शुंग वंश को पढ़ते हैं, जिसमें हम कांड वंश को पढ़ते हैं, और जिसमें हम आंध्र सातवाहन वंश की बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, आंध्र सातवाहन वंश के अंत में ही क्या होता है, एक शक्तिशाली साम्राज्य वापस से आता है, जिसका नाम क्या होता है, गुप्त साम्राज्य, ठीक। फिर गुप्त काल को भी हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके की पॉइंट्स देखें तो प्रशासनिक व्यवस्था इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक व्यवस्था भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसके स्वर्ण काल का युग, क्योंकि यहाँ पर देखें, और यहाँ से अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपको बुक्स से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर कई किताबों का निर्माण किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, गुप्त काल के बाद थोड़ा धार्मिक सुधार आंदोलन वगैरह फिर से वापस से होते हैं, और उसके बाद उत्तर गुप्त काल जो आता है उसमें बहुत शक्तिशाली साम्राज्य आता है, जो होता है आपका वर्धन वंश, जो कहां पर शासन करेगा, आपका हरियाणा उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में क्या करते हैं, शासन करते हैं, ठीक। फिर वर्धन वंश के बाद हम देखेंगे कि क्या आ जाता है, क्या, ठीक, राजपूत काल का उदय होगा, और राजपूत कालों से संघर्ष करते करते हम अपने मिडाइवल पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही हम मिडाइवल पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले अब मुस्लिम आक्रमणों की बात होगी। अभी तक मुस्लिम की कोई चर्चा नहीं चल रही थी, ब्राह्मण की हुई, जैन की हुई, बुद्ध की हुई, सबकी चर्चा कर ली, कहीं भी हमने मुस्लिम आक्रमण की चर्चा नहीं की थी। हमने फिर क्या करा, मोहम्मद कासिम का आक्रमण हुआ। मोहम्मद कासिम पहला मुस्लिम अरबी आक्रमण था, मतलब अरब देश से आक्रमण किया था, इसलिए अरबी आक्रमण बोल दिया। उसके बाद हमने देखा कि महमूद गजनवी के बारे में हमने देखा, 17 बार आक्रमण किया। कौन सा आक्रमण था, सोमनाथ का, और अंतिम आक्रमण कौन सा था, जाटों का, ठीक। महमूद गजनवी क्यों समाप्त हो गया, मतलब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, हमने आपको बताया था, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, टीबी से वो खत्म हो गया, ठीक है, क्षय रोग से। उसके बाद आपका गौरी आता है। गौरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं आपके शासन की लालसा करता है। यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद चंदावर का युद्ध। हमने बहुत अच्छे से देखा कि इन तीनों को आपको पढ़ना ही है, लेकिन हमने अभी पढ़ा नहीं है, है ना, पढ़ के आओ, पीडीएफ मिल गई। आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, मैंने क्यों नहीं दिया, मेरी पीपीटी तो वही जमा है, उसको पीडीएफ में करना। मैं बोलती हूँ अभी, मैं ही पीडीएफ आपको सेंड कर देती हूँ, ठीक है, ग्रुप में मैं ही सेंड करती हूँ, अभी मैं ले लेती हूँ और उसको पीडीएफ कन्वर्ट करके आपको भेज देती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए तो कहाँ पहुंच गए, गौरी आएगा, युद्ध हो गया,
अब फिर क्या पढ़ा था, इसके बाद कुछ पढ़ा? हाँ, अब हम आ जाएंगे हमारे दिल्ली सल्तनत पे, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इतनी पूरी हिस्ट्री की जो पिक्चर है वो आपके पूरे राइट हैंड में, बिल्कुल ऐसे हैंड में तो होना का मतलब ये नहीं कि दिमाग से निकाल दे, मतलब राइट हैंड में होना चाहिए, मतलब जैसे पिक्चर घुमाई है वैसी पिक्चर घूमना चाहिए कि आखिरकार ऐसे से ऐसा क्यों हो गया बाद में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे फैक्चुअल भी पढ़ेंगे, और जो है हमारा मेंस के हिसाब से उस टॉपिक से क्या आएगा उसको भी पढ़ेंगे। अभी तक हमने मिडाइवल में जितना पढ़ा है उसमें से केवल तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और चंदागढ़ का युद्ध जैसे क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पृष्ठभूमि बनाने के लिए हमेशा हमें स्टार्टिंग की चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, आज से हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्पेशली अभी कुछ नहीं पढ़ा था ना दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि मैं थी नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं क्या, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर अगर हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, गुलाब खिला है तुम सब लो। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आएगा गुलाम वंश, उसके बाद आएगा खिलजी वंश, फिर लोधी वंश। क्यों बोला मैंने ये? मैंने इसलिए बोला कि भाई अगर आपको कुछ पता ना हो तो इतना तो बताओ कि दिल्ली सल्तनत पे एक्चुअल में फॉर्मेटिंग क्या चल रही है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमको एक थोड़ी सी स्टोरी देखना। पेन दिख रहा है ये वाला कि नहीं दिख रहा? चलो पेन बदल देते हैं। देखा कितनी चिंता है बच्चों को, मैम ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, आपका भारत देश है, हमारा प्यारा भारत महान। ये है हमारा दिल्ली वाला क्षेत्र, मान लेते उस टाइम पे थोड़ा सा और ज्यादा क्षेत्र आता था, इसके बारे में हमें बात करनी है। अभी तक क्या था, हमने देखा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन तो किया लेकिन कहां से कर रहा था? कुतुबुद्दीन ऐबक भी नहीं पढ़ा ना, चलो मोहम्मद गौरी से बताते। ये हुआ कि गौरी का जो गुलाम है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, अगर हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करें तो इनका भी कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। ये साम्राज्य क्या हुआ, होशियारी, साम्राज्य को स्थापित करना चाहते थे लेकिन इन्होंने साम्राज्य स्थापित नहीं किया। इनने क्या करा, अपना पूरा लूट पाट करके सब कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया कि भाई आप क्या करना, आपको शासन करना है शासन करो, आपको यहाँ रहना है आप यहाँ रहो, आपको जो करना है आप इस धन संपत्ति का वो कर लो। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक एक बहुत ही कैसा शासक था, एक बहुत ज्यादा ईमानदार शासक था। इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, है ना, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की क्योंकि उसको लगता था कि अगर मैं सुल्तान की उपाधि धारण करता हूं तो ये मोहम्मद गौरी की या मेरा जो शासक है जिसका मैं गुलाम था उसकी तौहीन हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से क्या होता है, सबसे पहले आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कहां पर आएगा, आपका गुलाम वंश में आएगा। अब गुलाम वंश के बारे में सुन लो कि इसका जो शासन काल है वो 1206 से 1290 तक होता है। ठीक है, हम इसको गुलाम वंश क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी शासक का एक क्या हुआ करता था, गुलाम हुआ करता था, और वो एक गुलाम क्या करता था, शासन करता था। अगर हम इनके बारे में देखें तो ये मुख्यतः इलवरी तुर्क थे, और यहाँ पर लगभग 11 सुल्तान जो है ना, 11 सुल्तान जो है वो क्या करते हैं, 11 सुल्तान जो है वो आपके दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 शासकों की बात करें, एक आपका बलबन, एक आपका इल्तुतमिश, और तीसरा है आपका कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये तीनों ही क्या थे, ये गुलाम थे। ठीक, लेकिन ये जिनके गुलाम थे उनने क्या करा, इनको गुलामी से मुक्त कर दिया। जैसे बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ठीक है, तो ये जिस जिसके गुलाम थे उनने क्या करा, उनको गुलामी से मुक्त कर दिया, तो इसलिए इस वंश को ममलूक वंश कहा गया। ममलूक वंश इसलिए ममलूक वंश क्या है, ममलूक वंश स्पेशली क्यों कहा गया, तो हम बोले कि जब भी कोई जो गुलाम होता है ना, वो किसी जो गुलाम के पद पर ना होकर किसी सेनापति या प्रशासक के पद पर होता है, लेकिन वो कहलाता तो गुलाम ही है। जैसे गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन उसको उसने सेनापति बनाकर रखा था। जैसे ही गौरी वहां से अपना ट्रांसफर लेता है, मतलब गौर वापस चला जाता है अफगानिस्तान अपने, तो क्या होता है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसको गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर देता है कि भाई अब तुम गुलाम नहीं हो, तुम शासन बन जाओ। तो इसलिए इस वंश को क्या बोला गया, ममलूक वंश। अगर एक शब्द में बोला जाए कि ममलूक, एक शब्द नहीं मतलब एक लाइन में बोला जाए कि ममलूक वंश क्या है, तो ममलूक वंश ऐसा वंश है जिसमें कोई भी एक गुलाम किसी शासन के अधीन तो होता है, लेकिन वो सेनापति या प्रशासक के पद पर होता है, और क्या करता है, जो राजा है या जो शासक है वो क्या करता है, इनको गुलामी से मुक्त कर देता है और उनको राज करने के लिए छोड़ देता है। तो ऐसी वंश को बोलते हैं ममलूक वंश। तो आपसे पूछा जाएगा ममलूक वंश 2 नंबर में, तो गुलाम वंश को ही ममलूक वंश की संज्ञा दी गई। अब अगर हम आगे बात करें तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में।
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम कुछ पहले फैक्ट्स देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। गौरी का गुलाम था, ठीक है, वो कभी भी सुल्तान के नाम से गद्दी पर नहीं बैठा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को अलग अलग नामों से जाना गया। एक तो आपका उसको द्वितीय हातिम कहा गया, लाखा बख्श कहा गया। लाखा बख्श क्यों किया गया? क्योंकि वो लाखों का दान करा करता था। इसके साथ उसको कुरान खां की भी उपाधि दी गई क्योंकि वो बहुत अच्छी क्या करता था, कुरान पढ़ा करता था। इसके साथ ही अगर अपन बात करें तो हातिम ताई भी इसीलिए उसको कहा जाता है क्योंकि वो बहुत बड़ा दानी हुआ करता था। तो ये फैक्ट्स इसलिए हैं कि जब आपको अगर इसके बारे में आता है तो आपको क्या करना है, उनको अंडरलाइन करके भाई ये फैक्ट्स लिख देना है। उसके बाद अगर हम देखें तो इसका जो समस्याएं थी, जो इसने किस किस से संघर्ष किया, तो यालडोस से इसका जो है संघर्ष चला, तो बाचा से इसका संघर्ष चला, बंगाल वाले एरिया में भी इसको थोड़ी सी परेशानियां झेलनी पड़ी है। फिर इसने उनका बंगाल में एक शासक था उसका साथ दिया, जिसके कारण इसने क्या करा कि बंगाल के राजा से इसकी बढ़िया दोस्ती हुई, जिसका साम्राज्य बंगाल तक भी फैल गया। उसके बाद उत्तर पश्चिम प्रांत में भी क्या करता है, ये आक्रमण करता है। तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक एकदम फ्रेंकली बताएं तो कभी नहीं आएगा इतना डिटेल में। कुतुबुद्दीन ऐबक आपको केवल 2 नंबर में आएगा, और कभी अगर आ भी गया तो हमें पता होना चाहिए, ठीक। उसके बाद यहां से आपको आएगा, अगर आपको स्पेशल पॉइंट्स लिखने हैं तो केवल रजिया सुल्तान आएगी। यहां से आपको इल्तुतमिश आएगा, इल्तुतमिश 110% आएगा। अगर आएगा यहाँ से क्वेश्चन तो इल्तुतमिश ही आएगा। और आपको कौन आएगा, बलबन आएगा। इसके अलावा आपको गुलाम बंद से कुछ भी नहीं पढ़ना है। हम जो पढ़ा रहे वो तो अब सारा चीजें पढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि आपका छूट जाएगा, तो आप बोलोगे मैम ने ये नहीं पढ़ाया था, अगर कुछ और आ गया तो। लेकिन अगर आपको पढ़ के जाना है तो आप ये केवल 3 पॉइंट्स ही पढ़ के जाओगे, ठीक है। चलो अब क्या करें, पीपीटी रीड कर लें। जितनी मैंने बातें बताई है वही इसके आसपास लिखी हुई है, तो आपको समझ में आ गया। बाकी आप लिखोगे, इसलिए मैं आपको इसको रीड करके बताऊंगी कि आप की पॉइंट्स लिख लो। मैंने आपको बताया कि इसका शासनकाल 1206 से 1290 तक था। मैंने मैप बना के बताया कि हम पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं। आप अपने दिमाग में दिल्ली की पिक्चर क्लियर करोगे कि अभी केवल सेंटर पार्ट की बात चल रही है, ठीक है। दिल्ली पर शासन स्थापित होने के कारण उसको क्या दिल्ली सल्तनत कहा गया। और मैंने आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाहौर से पूरी कंट्रोलिंग करता है, वो कभी भी दिल्ली पर अपना उसने शासन स्थापित नहीं किया। दिल्ली पे शासन था लेकिन वो राजा नहीं था, वो लाहौर में बैठ के उसकी कंट्रोलिंग कर रहा था, ठीक है। तो 1206 से 1290 के मध्य अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने, लगभग 11 सुल्तानों ने यहाँ पर शासन किया, जो कि इलवरी तुर्क थे। मुख्यतः तो इलवरी तुर्क थे, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग अलग तुर्कों का नाम भी बोल दिया गया है। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करें तो ये कुतुबी जो मुस्लिम है वो था। अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो ये शमसी मुस्लिम था। और अगर हम बलबन की बात करें तो ये बलबनी वंश का शासन था। हमें क्या लेना देना कौन किस वंश से था, ठीक, क्योंकि हमें तो आना नहीं है। अब अगर कभी इल्तुतमिश आता है और आप ये लिखते हो कि वो कुतुबी वंश का था, तो ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी कि आपको इतनी गहराई से चीजें पता है, ठीक। तो लिखा है इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी हम यहाँ से इतना याद रखेंगे कि इसका शासनकाल कहां से कहां तक है। अगर आपको कभी लिखना भी है पृष्ठभूमि में तो वही 1206 से 1290 तक शासन है। 11 शासकों ने यहाँ पर शासन किया और ये मुख्यतः इलवरी तुर्क थे। देखो थोड़ा सा बोरिंग है मेडाइवल, लेकिन झेलना तो पड़ेगा क्योंकि पढ़ना तो है ना। और बढ़िया दोपहर है ना, गर्मी एकदम कड़ाके की आ गई है, तो नींद तो आनी स्वाभाविक, और हम खा भी लेते हैं अच्छा दोपहर में, ठीक है। नहीं खाया सही में, ठीक है। तो क्या है, मैंने बोला तो कॉफी पिया करो। बाकी ठीक है, दोपहर में आपको नींद आएगी, थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा, लेकिन थोड़ा झेल लो, झेलते झेलते मजा आने लगेगा। लाहौर से तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना, तो उसने राजधानी लाहौर को बनाया था, लेकिन जो पूरा शासन चल रहा था वो दिल्ली पे था, ठीक है। देखो क्या होता है, दिल्ली में पूरा इनका, जैसे अपना कहां पर अभी अपना दिल्ली में पूरा शासन है, लेकिन अगर मोदी जी देखे तो जरूरी नहीं है कि वो दिल्ली में ही हो, कहीं और बैठ के कंट्रोलिंग कर रहे होंगे, तो वो भी उनकी राजधानी हो गई, ठीक है। और उनका मुख्य प्रशासन तो कहां पर है, दिल्ली में है। सारी कंट्रोलिंग, सारे काम, सारी चीजें कहां से होती है, दिल्ली से होती है, ठीक है। तो आपको तो बस इतना याद रखो कि दिल्ली में लाहौर में भी थी, दिल्ली में भी राजधानी है, ठीक है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की तो लाहौर थी, स्पेशली इल्तुतमिश ने जाके दिल्ली बनाई थी, ठीक है। चलो
वास्तव में गुलाम वंश के सभी सुल्तानों में केवल यही 3 सुल्तान गुलाम थे, इनको भी आगे चलकर गुलामी से मुक्त कर दिया गया। मैंने क्या कहा कि जब वो सेनापति या शासन होता है तो उसके बाद वो क्या करता है, गुलामी से मुक्त हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ममलूक वंश। यहाँ पर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान बनने के बाद गियासुद्दीन के पुत्र महमूद ने इल्तुतमिश को मोहम्मद गौरी के समय ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने तथा बलबन को सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश ने गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका, महमूद का गुलाम था। इल्तुतमिश किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। और अगर हम बात करें कि बलबन किसका गुलाम था तो इल्तुतमिश का था। इसने इसको क्या करा, गुलामी से मुक्त कर दिया। महमूद का गुलाम कौन, इल्तुतमिश का कौन, गौरी का कौन, और एक और आपका कौन बचा, इल्तुतमिश का कौन, इल्तुतमिश का कौन था, गौरी का गुलाम कौन था, और महमूद का गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम तो था, तो मैंने यही तो पूछा गौरी का गुलाम कौन था। आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि मैं कंफ्यूजन में बोल रही हूँ। मैंने ये बोला कि गौरी का गुलाम कौन था, तो सही तो बताया है। मैं सोची मैंने इतना क्या गलत बोल दिया, पूरी जनता आक्रमण करने लगी, एकदम अंडे वंडे मारने लगी टमाटर टमाटर की, ये क्या गलत बता दिया। और जो जिसका गुलाम था अपने हिसाब से देख लेना, चलो ठीक है। हाँ मैंने गौरी लिख दिया, चलो ठीक है। या सीधी बात, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। और आपका सीधी सीधी लाइन बताना पड़ेगी, गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश का गुलाम बलबन था, और आपका इसका महमूद का गुलाम कौन था, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। अपने अपने गुलाम कर लेना, हटाओ चलो। अतः इस वंश को गुलाम वंश ना कह के ममलूक वंश कहना ज्यादा उचित प्रतीत होता है। ममलूक उन गुलामों को कहा जाता था जो स्वतंत्र माता पिता की संतान हुआ करते थे। इसमें अलग तरीके से लिखा है कि स्वतंत्र माता पिता की संतान है, बाकी ममलूक वही होता है। ममलूक का मतलब ये कि वो पहले गुलाम था, गुलाम होते हुए किसी सेनापति या फिर प्रशासक के पद पर हुआ करता था, फिर उसको गुलामी की जंजीरों से मुक्त कर दिया जाता था। ऐसे वंश को ममलूक वंश कहा गया, ठीक है। जिनके माता पिता स्वतंत्र हुआ करते थे, किसी के गुलाम नहीं हुआ करते थे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके बारे में जल्दी से स्टोरी सुन लो, मैंने आपको बता ही दिया है ना। अंत में ये जो है वो 40 के आसपास चौगान नामक जो गेम खेलते हुए इसकी क्या होती है, घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। कितना भी बड़ा शासक हो, उसकी मृत्यु बहुत ही खतरनाक होती है। कोई टीबी से मर जाता है, कोई घोड़े से गिर के मर जाता है। अपने यहाँ मरते भी ऐसे घोड़े से गिर के, आप तो कर ही देते हैं राजा बन के। चलो, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक तथा भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। मतलब कि भारत में अगर आपको लिखना हो तो ये की पॉइंट्स में अगर देखें तो एक तो ये कि गुलाम वंश का संस्थापक, केवल संस्थापक, वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो आपका कौन आएगा, इल्तुतमिश आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और साथ में भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की थी। इसके साथ ही देखें तो कुतुब मीनार का निर्माण भी इसी ने प्रारंभ करवाया था। ये फैक्ट्स आपके कोई काम के नहीं है, ये आपके प्रीलिम्स के हैं, लेकिन काम के इसलिए है कि जब भी हम इसके बारे में अगर वो लिखते हैं, आपकी क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो आप फैक्ट्स डालते हो तो नंबर आपके बढ़ते हैं। और मैंने आपको शुरू से ही बताया, अब आप लोग भूल चुके हो कि जब भी आप आंसर लिखोगे एक बॉक्स बना के कम से कम 4-5 फैक्ट तो दोगे। भले वो क्वेश्चन पूरा फैक्चुअल नहीं है, वो पूरा क्वेश्चन जो है आपका थ्योरिकल है, लेकिन आप फैक्ट लिख के आओगे अगर उसके बारे में पता है तो। क्योंकि आपको क्या करना है, रैंक लेनी है, ना कि हमें केवल 7 में से 2 नंबर लेके निकल जाना है, ठीक है। तो हमें फैक्ट्स कुछ तो याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐबक एक तुर्की शब्द है जिसका अर्थ है चंद्रमा का देवता। इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, लाखों का दान देने वाला, पील बख्श, हाथियों का दान देने वाला, कुरान खां, कुरान का ज्ञाता तथा हातिम द्वितीय, दानी परोपकारी, उदार भी कहा गया, ठीक है। अब आप ये क्यों बताया, क्योंकि आपसे अगर सीधे सीधे पूछ लिया गया कुरान खां 2 नंबर में, तो आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कभी अभी तक तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आपसे घुमा के पूछ दे कि कुरान खां की उपाधि किसे दी गई है, या फिर कुरान खां की उपाधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई है, क्यों।
ठीक, तो अगर एक लाइन भी पता है कि कुरान का अच्छा ज्ञाता था तो उस बेस पे भी आप क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे। ठीक है, कुछ नोट कर रहे हो कि आगे बढ़ जाए? ठीक है, अब तो मैम पीडीएफ मिलेगी तो अब तो क्या है, अब तो हम लिखेंगे ही नहीं, हम तो इकट्ठा लिखेंगे और लिखते कभी है नहीं, है ना। चलो, मैंने बोला की पॉइंट्स बस लिखना है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 माह के पश्चात कराया, किंतु उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। यही बात मैं आपको बता रही थी, बल्कि मोहम्मद गौरी द्वारा दी गई सिपला हार और मलिक की उपाधि धारण की। मैंने फिर बोला था स्टोरी से आपको कोई लेना देना नहीं है। ये पीपीटी पहले बन गई थी, इसलिए फिर से स्टोरी फॉर्म में है, ये पहले से बनाई गई है। ठीक है, तो आपको अब जो कल से पीपीटी बनेगी, ये पीपीटी कितनी भी बन गई हो, कल से सारी पीपीटी की पॉइंट्स में, की पॉइंट्स मतलब कि जिस तरीके से आपको चाहिए है उसी में बनवाऊंगी। और अगर फिर किसी ने ये बोला कि मैम कंटेंट कम है, की पॉइंट्स मतलब ऐसा नहीं कि केवल सिपला हार लिख देंगे और खत्म कर देंगे, मतलब ये कि अभी स्टोरी भी लिख देते हैं, स्टोरी में बोल के बताऊंगी और लाइंस के जो पॉइंट्स है वो आप नोट करो। ठीक है, नहीं चाहिए ऐसा। फिर उसके बाद बदलवाई आप लोग ने, यही रहने दूं फिर। तुम लोग लड़ाई झगड़े कर लो, तब तक ये खत्म करते फिर देखते हैं। उसने ना तो अपने आप, मुझे क्या लगता है कि आप लोग को इशू नहीं होना चाहिए। आप लोग को पहले इशू होता था, पहले जो पीपीटी थी सर वाली की कंटेंट कम है, अब इस वाले में आपको भी सही लग रहा था, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इशू होता होगा कि कंटेंट ज्यादा है। तो वही तो की पॉइंट्स बोल रही हूँ ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि उसकी मृत्यु हो गई, उसकी माता है, उसके पिता है, तो ये नहीं, ये तो मैं बोल के बताऊंगी। ठीक है, फिर बदला नहीं जाएगा, मैं बता रही, एक बार उस पे, एक बार कंप्यूटर में फीट हो गया फिर नहीं बदलूंगी। उसने या तो चलो, उसने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही सिक्के जारी किए, सबसे आपको कोई लेना देना नहीं है। 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को गियासुद्दीन के पुत्र महमूद ने दास मुक्ति पत्र दिया तथा सुल्तान कहा था। ठीक है, सुल्तान कहा, इससे कोई ले। अब ये इस तरह की जो स्टोरी है उसको नहीं डलवाऊंगी, क्या कहा था क्या नहीं कहा। आपको अभी नोट्स नहीं मिले ना मेडाइवल के, मेडाइवल मिल तो गया है आपको, एंशिएंट और मेडाइवल के नोट्स। अभी पढ़ लो, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा, अगली क्लास भी है। ठीक है, इसके बाद किसकी क्लास है? ठीक है, तो फिर चलो आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात फैली अराजकता का लाभ उठाकर कुछ राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसे राज्यों को पुनः जीत लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के शासक यालदोस के खतरे से बचने के लिए लाहौर को राजधानी बनाया तथा इंद्रप्रस्थ को सैनिक मुख्यालय बनाया था। ठीक है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। मैंने क्या बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1209 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने यालदोस के विरुद्ध गजनी पर हमला किया तथा 40 दिनों तक गजनी पर नियंत्रण भी बनाए रखा, परंतु यालदोस जनता के मध्य लोकप्रिय था, अतः वहां की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध किया, जिससे उसे गजनी प्रदेश खाली करना पड़ा। मैंने क्या बोला, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिन समस्याओं का सामना किया उसमें एक था यालदोस से सामना। क्या हुआ था कि जो यालदोस है, यालदोस पे इसने हमला करके क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक उस पे गजनी पे हमला करता है, लेकिन यालदोस तो कहां पर, गजनी में फेमस था, है ना, मतलब गजनी के लोग यालदोस को पसंद किया करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उनने क्या किया, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी पर अपना शासन स्थापित करना चाहा तो गजनी के लोगों ने क्या किया, उसका विरोध किया, जिससे कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी पे जो शासन स्थापित करने वाला था वहां से उसको भागना पड़ा। ठीक है, ये आपसे मेंस में पूछा जा सकता है समस्या, तो आप इसकी हेडिंग डाल लेना, क्योंकि ये हेडिंग में नहीं है, हेडिंग वाली में कल आपको पीपीटी दिलवा दूंगी।
तो इससे ना अपना जो साम्राज्य था उसमें 3 भागों में डिवाइड किया था। तुम विष्णु क्या था, यादव को भी दिया था, द्वारका को भी दिया था। तो यादव को जो दिया था वो गजनी वाला चाहिए, ये तो मर गया था। तो इसके बाद जो 3 भागों में बटा था इसका साम्राज्य। नहीं, ये ऐसा नहीं था। पहले अभी क्या है, उसकी स्टोरी चल रही है कि एक्चुअल में यादव मिला कहाँ से था इनको। ये मर जाएगा, ये मरेगा तो बात देखता है। देखो, यादव का शासन गजनी पे था, तो आप क्या बोलना चाहते हो कि आपने क्या पढ़ा? शासन खान ने तो गजनी का साम्राज्य दिया था। चलो अभी आज तो आप पढ़ लो, बाकी एक बार मैं देख लूंगी। मैंने यही पढ़ा है कि मतलब यादव जो था उसने गजनी पर शासन कर रहा था, और वहां पर जो मेरी स्टोरी लिखी है ना, मैंने उसी तरीके से पढ़ा। बाकी अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार मैं उसको कंफर्म कर, ठीक है। चलो, इस अतः वहां की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक का विरोध किया, जिससे उसे गजनी प्रदेश खाली करना पड़ा। 1210 में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान, एक प्रकार का पोलो खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफना दिया। ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी समाधि कहाँ पर है, उससे में कोई लेना देना नहीं है। बस इसके बारे में जो फैक्ट्स थे, फैक्ट नहीं मतलब प्रीलिम्स के हिसाब से जो था, या प्रीलिम्स के हिसाब से देखें कि मेंस के हिसाब से जो आपकी की पॉइंट्स वाला है, की पॉइंट्स नहीं हेडिंग वाला है, उसको मैं आपको कल दूंगी। ये जो पुरानी पीपीटी थी ना, उसी से कंटिन्यू कर रही थी। जो मेंस वाली पीपीटी होगी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक वाला जो पोर्शन है वो आपको फिर से बताएंगे। और जो आप बोल रहे हो वैसा मैंने पढ़ा तो नहीं है, बाकी अगर आप बोल रहे हो तो एक बार मैं क्या करूंगी, उसको देख लूंगी। चलो आगे क्या करना है हमको, इल्तुतमिश के बारे में। पता है, ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर मैं आपको की पॉइंट्स बस नोट करा दूं तो, और एक्सप्लेन कर दूं, नोट्स बना दूं, मतलब ये है कि इसमें जो भी आपके फैक्ट्स लिखे हैं, जो चीजें फालतू रहती हैं, तो मैं खुद ही बोल दूं आपसे कि ये फैक्ट्स आप नोट कर लो। वही करवा चलो, दूसरे लोगों को ये लग रहा होगा पता नहीं क्या, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके कंफर्ट के हिसाब से चीजें होना चाहिए, आपको जो सही लग रहा है ना उस तरीके से, क्योंकि याद तो मुझे तो करना नहीं है, मुझे तो याद है, याद तो आपको करना है। एक तो मिडाइवल पढ़ रहे हो, अब एंशिएंट में क्या रहा कि वो आपके घर का सामान रहा, तो आपको एकदम ऐसे समझ में हाँ एंशिएंट में ये हुआ, लेकिन मिडाइवल में उतना कंफर्टेबल नहीं, थोड़ा सा आप आ जाओगे अभी उसमें। बाकी आप जो बोल रहे हो अब मैं आपको नोट कराया करूंगी, जैसे पहले हो रहा था, जैसे पहले पढ़ा रहे थे वैसे उसी फॉर्म में पढ़ा देंगे, ठीक है। चलो, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ना है, तो इल्तुतमिश सबसे इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश के बारे में भी आएगा भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इल्तुतमिश का जो है वो कल से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसका पीपीटी यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, जिस तरीके से मेंस का मैं चाह रही हूँ, क्योंकि ये वाली जो पीपीटी है पुराने तरीके से बना है, ठीक है। तो अगर इसको पढ़ने से अच्छा ये है कि कल जो पढ़ना है उसी के हिसाब से पढ़े, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी इन्हें बहुत कम इसमें बना के दिया हुआ। ठीक, आज मैं उनको कंटेंट देके आपके तरीके से रेडी करवा दूंगी, और उसी तरीके से कल से नोट भी करा दूंगी, ठीक है। और कोई दिक्कत? फिर उसके बाद चेंज मत करवाना आप लोग। जैसे अभी तक एनसीएंट में जो बना रहे थे, तो उसी के साथ वो भी मैं ज्यादा लिखना नहीं रहता ना, केवल ऐसे उसको हटा देना, तो लिखना है तो मेन पॉइंट है, बाकी जो चीजें क्या आना है, कहाँ तक पहुंच गए थे? हाँ, अब एक बार फ्लो में आ जाने दो। देखो, जब से आप लोग पेपर से आए हो ना, जैसे एंशिएंट में हम पूरे फ्लो में थे, अभी ना हम बिल्कुल फ्लो में नहीं है, अभी चल रहा है, फिर धीरे धीरे चीजें चल रही है। एक बार फ्लो में आ जाए, फिर जो आपके जो है कि एक दिन डाउट सेशन, थोड़ा सा आगे सिलेबस चले जाने दो, नहीं तो फिर क्या होगा, मीन्स आ जाएगा, सिलेबस भी नहीं हो पाएगा। अब एक काम करती हूँ, संडे को मैं आपका टेस्ट का करवा देती हूँ, मतलब संडे 1 घंटे आ जाया करेंगे तो आपका टेस्ट हो जाएगा, और मैं यही समझा दिया करूंगी। एक बार सर से बात करनी पड़ेगी
संडे को क्लासेस की स्टार्टिंग क्लासेस का हो जाए अरे इसमें हम आंसर राइटिंग के लिए हमें समझ नहीं आया आंसर राइटिंग किसी के आंसर राइटिंग किसी के समझाने से समझ में नहीं आता, आपकी प्रैक्टिस से समझ में आती है आंसर राइटिंग। ये क्या फॉर्मेट क्या चीज है एक क्वेश्चन के 10 फॉर्मेट होते हैं या 50 फॉर्मेट होते हैं। तो मैं आपको बस इतना, एक दिन और अपन की क्लास ली थी, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि आपको ये आंसर ऐसे लिखना है। आपको पता है पॉलिटी से हिस्ट्री का जो है, अगर हम हिस्ट्री में जाए तो अलग फॉर्मेट होता है, अगर हम ज्योग्राफी में जाए तो अलग। अब जैसे पॉलिटी का भी सॉरी हिस्ट्री का भी जो आपका फॉर्मेट है ना, उसमें भी अगर हम बात करें तो आपका इल्तुतमिश अलग, अगर मैं लिखूंगी तो मैं बहुत अलग लिखूंगी, आपका लिखने का तरीका अलग होगा, आपका अलग। बाकी एक जो ऑथेंटिक फॉर्मेटिंग है ना, वो मैं बता दूंगी आपको कि आपको इस तरीके से लिखना है, बाकी फिर आपको डील करना है। क्योंकि आप जितनी बार लिखोगे ना, आपका दिमाग चलने लगेगा, अच्छा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी। और मैंने आपको बहुत सिंपली बता तो दिया है कि बस पैरा के फॉर्म में आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको फ्लो चार्ट्स में लिखना है। आपको कंटेंट याद नहीं है, इसलिए आप उस चीज को डील नहीं कर पा रहे हो। समझ में आई बात मैं क्या बोल रही हूँ? आपको कंटेंट याद नहीं है, इसलिए आप क्या करते हो, या तो आप पूरा लिख देते हो और आप बहुत कम लिखती हो। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑथेंटिक कंटेंट याद नहीं है। मेन क्या है सही को तो हम समझ नहीं आता है ये ऐसा हम देख रहे हैं पता नहीं था हमारे पास कुछ सही नहीं हम से रिपीटिंग नहीं तो फिर एक काम करते हैं, कल मैं अभी बात कर लेती हूँ, तो कल आपकी कल ही क्लास लगा देती हूँ मेंस की। फिर अगर उसके बाद कोई अच्छे से आंसर लिख के नहीं लाया तो वही तो कह रही हूँ कि जब आप लिखोगे बार बार तभी तो हैबिट। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है उसमें पत्नी के कारण नहीं है। मैंने जैन धर्म की पत्नी के कारण बताए हैं। पीडीएफ का बहुत इशू हो रहा है, मैं अभी जाके बात करती हूँ। आप लोग मुझे ये बताओ कि आपके पास क्या क्या कंटेंट नहीं है प्राचीन का। पीडीएफ पूरा है आपका? जो आपको पीडीएफ भेजा वो कितना है? पूरा है। अब आपको मॉडर्न से मिडाबल से चाहिए ना, मैंने जितना पढ़ाया है उतनी पीडीएफ में आपको अभी सेंड करवाती हूँ, ठीक है? वहां पे आपका जितना बचेगा, जैसे आपने बोला जैन धर्म के पति के कारण, अब वो क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ाया है, मेरी पीपीटी है। अब आपको क्यों नहीं भेजा गया ये नहीं पता मुझे। चलो अच्छी बात है, कम से कम दिमाग तो लगाया। चलो ठीक है, अब आपको ये वाला मैं उसका और जैन धर्म के पत्नी के कारण और पूछ लेती हूँ। बाकी आपको कल से लेके आज तक की पीपीटी पीडीएफ मिल जाएगी, और कल से आपको जो है वो ये फॉर्मेटिंग ना मिलके दूसरी फॉर्मेटिंग मिलेगी। क्या हुआ, क्यों मुंह चला रही हो? उसके बोलने से क्या होगा? मेरा मतलब ये है कि जैसा आपने प्रॉब्लम बताया है कि ना बीच में एक बार एक को आंसर करके आप फिर तो ज्यादा बेटर अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर्मेट तो ठीक, फॉर्मेट तो नहीं समझ रहे आपने तरीके से बताया। तो मुझे कॉपी तो चेक करने दो पहले, मुझे कॉपी चेक करके ये परेशानी तो निकालने दो कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है इसे कॉपी चेक तो होते रहेगा। देखो ये कॉपी मैं आपको कल चेक करके दूंगी, फिर मैं ये बताऊंगी, इसमें तो बता दूंगी कि आपको क्या करना है। बाकी मैं ये बताऊंगी कि ओवरऑल सबकी एक सी गलती क्या है, सबकी एक ही गलती होगी, और वो गलती पे मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर दूंगी। अब एक एक की गलती को लेकर अगर मैं पॉइंट करूंगी तो कम से कम एक में तो कॉपी तो पहले मुझे कॉपी तो चेक करने दो मालिको। कॉपी चेक करने के बाद तो आपकी कमी निकालूंगी कि आपको क्या पता नहीं है, तब तो मैं बताऊंगी। मैम ने बस इतनी सी छूट क्या दी थी कि बताओ तो पूरे एकदम ऐसी मधुमक्खी, मैम ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं, ऐसा। चलो कल एक काम करती हूँ, आप लोग को फॉर्मेटिंग बता देती। मैं ये सोच रही हूँ अभी तो कॉपी चेक कर दूं, फिर उसके बाद एक दूसरे को ही दूंगी जब थोड़ा थोड़ा सीख जाओगे। चलो क्वेश्चन लिखो कल का। कहाँ जैन और बौद्ध तक पहुंच गए ना, अब आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, और इसमें भी बौद्ध धर्म के पत्नी के कारण लिख के आओगे, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आएंगे आपको। सिद्धांत मतलब पूरे सिद्धांत आ जाएंगे।
सिद्धांत लिख लो 10 में और पत्न लिख लो 7 में। अब देखो, जैसे सिद्धांत लिखना है तो सिद्धांत में कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, हेडिंग डालना है। और जो ऐसे सिद्धांत है कि धम्म संघ बुद्ध है, तो इनको आप क्या करना, बढ़िया फ्लो चार्ट्स में ऐसे 3 बता के फिर उसका डिस्क्राइब करना। और जिनको सीधे सीधे लिखना उनको सीधे सीधे सिद्धांत लिख देना आप। पहले लिख के आना फिर बताऊंगी। सिद्धांत में पूरा आता है, अगर आपसे स्पेशली कोई सिद्धांत नहीं पूछा गया तो सारे सिद्धांत आते हैं, इसीलिए उसको 10 नंबर में पूछा जाता है कि आप 2-2 लाइन में उसको डील करो। समझ में आया? नहीं तो फिर स्पेशली एक सिद्धांत 7 नंबर में पूछ लेते हैं। पत्नी के कारण में आप 6 पॉइंट्स तो लगभग आपके होना चाहिए। ठीक है, मैं कल पहले एक एक कॉपी में बता दूंगी कि किसका क्या दिक्कत है, और बाकी इसके अलावा जो रहेगा फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग में बता दूंगी। आप लिखते अच्छा हो, फॉर्मेटिंग भी अच्छी बना देते हो, लेकिन कंटेंट ज्यादा लिख देते हो। अब अगर मैंने आपसे बोला है कि 10 नंबर इतना होगा क्या? ये देखो, इतना 10 नंबर है इसमें, ये आपने लगभग 30 नंबर का लिख दिया है। तो पूरा लिख दो कचरा। देखो, जैसे आपने यहाँ पर लिखा था अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, तो आपको इसको क्या करना था, 2-2, 3-3 पॉइंट्स बस लिख देने थे आपको, ऐसा कर देना। बाकी ठीक है, कल मैं कॉपी चेक करके आपको बताती हूँ, ये कल करके लेके आओ। और जो आज करके तो सब लाए थे ना, चलो कोई बस लिख के तो लाए हो, धीरे धीरे लिख तो रहे हो।